शाम को समीर ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया। उसने ये साफ कर दिया था कि वो वहाँ रहेगा, भले ही उसे सेना से बाहर निकाल दिया जाए। समीर पूरी तरह से तैयार था, इसलिए जो कुछ बचा था वो राधा को साथ लाने का उसका डिसीजन था। रात में आदर्श अपने एडवेंचर को बंद करने का फैसला करके समीर को तैयारी बंद करने के लिए फ़ोन करने ही वाला था कि तभी राधा का फ़ोन उसके पास आ गया। आदर्श जानता था कि अगर उसे कुछ चाहिए और अगर राधा मदद कर सकती है तो वो उसकी मदद करने में कभी हेजिटेट नहीं करेगी, भले ही इसका मतलब ग्रीन सिटी के एरिया में जाकर खुद को खतरे में डालना हो। हालांकि आदर्श ऐसा करने को तैयार नहीं था, वो चल नहीं सकती थी, इसलिए अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। आदर्श ने राधा को अपने विचार बताए। भाई आदर्श, आपने इतने लंबे समय से मेरी अच्छी तरह से देखभाल की है, इसलिए मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ बिना ज़्यादा चिंता किए। अगर आप मुझे जाने न देने की ज़िद करते हैं तो मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन पिछली बार जब मैंने आपके एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने अपने हीलिंग एलिमेंट से कई लोगों को बचाया है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। मैं बस इतना कर सकती थी कि आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं आपकी साइड रहना चाहती हूं, मैं आपके करीब रहना चाहती हूं। मैं अकेले कहीं रुकना नहीं चाहती और जब कुछ होता है तो अर्थहीन गहरे अफसोस में रहूं और आपकी किसी भी तरह से मदद न कर सकूं। राधा की आवाज़ नर्म फिर भी दृढ़ थी। राधा का जन्म एक सौम्य चरित्र के साथ हुआ था। उसका इम्पेयर्ड मूवमेंट दयनीय लग रहा था, लेकिन आदर्श को पता था कि वो अंदर से ब्राइट और स्ट्रांग थी। जब अमृत भूमि की आपदा के दौरान उसे सुपरमार्केट में छोड़ दिया गया था, अगर उसने वास्तव में अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया होता तो वो ठंडे फ्रिज के अंदर छिपी नहीं होती, जब उसके बचने की संभावना इतनी कम थी। आदर्श ने महसूस किया कि राधा के शब्द उसके मन में कुछ दस्तक दे रहे हैं। उसने राधा की रक्षा करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और किसी भी मुसीबत को उसे करीब तक नहीं जाने दिया था। शायद ये सच था कि उसने एक बड़े पेड़ की तरह हवा और बारिश से उसकी रक्षा की थी, लेकिन उसने उस प्रकाश को भी रोक दिया था जो उसका था, और वो सुगंध जो वह उसके लिए छोड़ना चाहती थी। एक लंबे पॉज के बाद आदर्श अंत में सहमत हुआ। वो राधा के फैसले की रिस्पेक्ट करता था। वो अपने विश्वास और सम्मान के कारण प्रोटेक्ट होने को तैयार थी, लेकिन वो उसके साथ रहने और ज़्यादा योगदान देने के लिए और भी इच्छुक थी। जैसे ही आदर्श ने सिर हिलाया और सहमत हुआ कि राधा साथ आ सकती है, तो उसकी सुखद हंसी कॉल के दूसरे छोर से आई। उसकी कंडीशन के कारण उसके लिए ट्रेनिंग भी इम्पॉसिबल थी, एडवेंचर की तो बात ही छोड़िए। उसके इम्पेयर्ड मूवमेंट ने उसे बाहर जाने और दुनिया, विशाल आकाश और ज़मीन को देखने की तीव्र इच्छा दी। वो अपने परिचित वातावरण से थकी नहीं थी, ये सिर्फ एक स्वाभाविक तड़प थी। राधा की हंसी सुनने के बाद आदर्श के दिल में चिंता का आखिरी कतरा भी धीरे धीरे दूर हो गया। रेगिस्तान का एक्सपीरियंस करने में सक्षम होना, जो साउथ से बिल्कुल अलग था, राधा के लिए शायद लग्जरी था। उसे बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना हो सके उसके सपनों को पूरा करना चाहिए। आदर्श ने बेसिकली टीम मेंबर्स डिसाइड किए थे, जिनमें इंटेलिजेंस कैप्सूल छुटकी, निडर समीर और सुपर सपोर्ट राधा थी। आहन भी एक भरोसेमंद मैजिशियन को साथ लाया था जो रायज़ादा फैमिली की थी। उसका नाम साधिका था और वो अर्थ मैजिशियन थी। रेगिस्तान अर्थ एलिमेंट पावर से भरा था, उसके बाद फायर एलिमेंट आता था। भले ही समीर के सेकेंडरी अर्थ एलिमेंट ने अर्थ मैजिशियन की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया, फिर भी एक और अर्थ मैजिशियन को साथ लाना सेफ था। साधिका आहन की चचेरी बहन थी, जो इंपीरियल कॉलेज के मेन कैंपस की स्टूडेंट भी थी। जब आहन बर्निंग वैली और फ्लेम बेले के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में बिजी था, तो साधिका ने सुना कि आहन ग्रीन सिटी एरिया में जा रहा है, तो उसने खुद साथ चलने की रिक्वेस्ट की। आहन ने क्लियर कर दिया था कि उसके साथ जाने के लिए उन्हें शायद कोई इनाम नहीं मिलेगा। फिर भी साधिका अभी भी साथ जाने के लिए एक्साइटेड थी, ये देखते हुए कि उसकी चचेरी बहन को इंपीरियल कॉलेज के मेन कैंपस में काफ़ी हाई रैंक दिया गया था और वो एक विश्वास लायक व्यक्ति भी थी, तो आहन ने उसे लाने का फैसला किया। अगर आहन ने सोचा कि वो भरोसेमंद थी, तो आदर्श भी उस पर भरोसा करने को तैयार था। इसने टीम के मेंबर्स की गिनती को 6 कर दिया। टीम में बहुत से लोग शामिल नहीं थे, फिर भी ये एक एलिट टीम कहलाने के लिए काफ़ी था। यहाँ तक कि अगर उन्हें फ्लेम बेले का बच्चा नहीं मिला, तब भी उन्हें ग्रीन सिटी एरिया की ट्रिप से बेनिफिट होगा। मैजिशियंस के लिए सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका खुद को डीमन बीस्ट के एरिया में ट्रेन करना था। 6 लोगों की टीम ने छुटकी के सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी अपनी तैयारी की। फिर युवा जोशीले मैजिशियंस का ग्रुप ग्रीन सिटी की ओर जाने लगा। जैसे ही वे ग्रीन सिटी पहुंचे, रेगिस्तान का अनोखा आकर्षण तुरंत ही उनके सामने दिखाई दिया। आगे देखने पर क्षितिज में फैली पीली रेत के अलावा और कुछ नहीं था। रेगिस्तान की पहाड़ियाँ भूरी थी,
और अलग अलग ऊंचाइयों के साथ एक दूसरे के ऊपर थी। दक्षिण पूर्व में समतल भूमि के विपरीत यहाँ की भूमि अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे चमकीला सूरज अचानक ही गायब हो गया और आगे की जगह एक ऐसी छाया में ढकी हुई थी जिसे उनकी आंखें नहीं देख सकती थी। जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया उन्होंने पाया कि यह एक फॉल्ट है जो एक दीवार की तरह दोनों तरफ फैला हुआ है, जबकि आगे का रास्ता इसके ठीक ऊपर से था। भले ही पूरे ग्रुप में मैजिशियन शामिल थे, लेकिन हर किसी के पास टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी नहीं थी। वे लोकल्स से लिए गए ऊंट की सवारी कर रहे थे और धीरे धीरे बर्निंग वैली के पास पहुंच रहे थे। दूरी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी किसी कारण से फर्स्ट फॉल्ट पार करने के बाद डीमन बीस्ट की डेंसिटी आसमान छू गई थी। लोकल्स ने फॉल्ट को बाउंड्री लाइंस की तरह रेफर किया और जिस दिशा में आदर्श और उसका ग्रुप आया था उसे ग्रीन सिटी का एरिया माना जाता था, जहां सेफ जोन एस्टेब्लिश्ड था। हालांकि अगर वे बाउंड्री लाइन को पार करते और गहराई तक जाते तो वे खुद को खतरे से घिरा हुआ पाते। इस रेगिस्तान में कई तरह के क्रिएचर्स रहते थे। इसके समृद्ध अर्थ और फायर एलिमेंट के कारण बड़ी मात्रा में एलिमेंटल बीस्ट थे और ऊपर से रूलर स्पीशीज सैंड टाइगर द्वारा उत्पन्न खतरे से पूरे एरिया में हंटर्स को बेहद ही सतर्क रहना पड़ता था। जैसे ही वे बाउंड्री लाइंस पर पहुंचे, ऊँट अब उतने यूज़फुल नहीं रह गए थे। ये ऊँट उन्हें ऑर्डिनरी मुर्गियों से अलग नहीं थे, क्योंकि बाउंड्री लाइन पार करने के बाद एक बार जब वे डीमन बीस्ट की गंध सूंघ लेते तो वे टस से मस तक नहीं होते थे। ग्रुप ने ऊँट को छोड़ दिया और ढलान भरे बंजर रेगिस्तान पर पैदल ही चल दिए। कभी कभी रेगिस्तान से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कि गश्त पर सैनिकों ने अपने बेचैन साथियों को सिग्नल दिया कि उनका शिकार सही जाल में फंसने वाला है। वे 5 किलोमीटर से भी कम चले थे कि तभी दो रेतीली पहाड़ियों के बीच से रेत के बहाव के साथ एक पावरफुल दहाड़ के झोंके ग्रुप के पास पहुंचे। दहाड़ की आवाज़ तेज होती जा रही थी और इससे रेत की पहाड़ियों की रेत भी उड़ने लगी थी। क्या बदकिस्मती है, हम इस एरिया में रूलर स्पीशीज से टकरा चुके हैं जबकि हम अभी पहुंचे ही हैं। आहन ने शाप देना शुरू कर दिया क्योंकि उसने बीस्ट को पहचान लिया था। ये एक सैंड टाइगर है जो वॉरियर लेवल के डीमन बीस्ट के बीच रिलेटिवली भयंकर है। सब सावधान रहो, छुटकी ने दूसरों से कहा। उन्होंने अभी अभी ही डीमन बीस्ट के एरिया में घुसपैठ की थी कि एक सैंड टाइगर ग्रुप की ओर बढ़ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार हरी आंखें दूर से ही दिखाई दे रही थी और हवा में बहती रेत उसकी खतरनाक नजरों को छुपा नहीं पा रही थी। किशनपुर झील के एरिया में आदर्श पहले बेवकूफ़ विशालकाय छिपकलियों के झुंड से ठोकर खा गया था जो केवल सर्वेंट क्लास थे। हालांकि ग्रीन सिटी एरिया वास्तव में डराने वाला था। सेफ जोन से बाहर निकलने के बाद ही वे पहले से ही एक वॉरियर लेवल बीस्ट का सामना कर चुके थे। अगर वॉरियर लेवल बीस्ट की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है तो सर्वेंट क्लास बीस्ट यहाँ कैसे रहते होंगे। ये भूखा है और चिड़चिड़ा भी है, इसे आराम देना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दर्द में है, शायद ये कहीं घायल हो गया है, राधा ने कहा, जो स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर बैठी थी और सतर्कता से सैंड टाइगर को देख रही थी। अमृत भूमि में हुई घटना के बाद से राधा को किसी डीमन बीस्ट का सामना नहीं करना पड़ा था। उसके एक्सप्रेशन दूसरों की तरह शांत नहीं थे, लेकिन क्योंकि उसका सेकेंडरी एलिमेंट साइकिक था इसलिए वो दूसरों की तुलना में जल्दी इसकी आदत डालने में सक्षम थी। इसका मतलब है कि हम लड़ाई नहीं छोड़ सकते हैं, चलो सब अपनी अपनी तलवारें खींच लो। इसी तरह आदर्श भी चिड़चिड़ा हो गया। वो पहली बार अपनी प्यारी बहन राधा को टूर पर लाया था, इसलिए उसका भी अपनी एबिलिटीज़ को दिखाने का समय आ गया था। सभी को सरप्राइज करते हुए समीर आदर्श से भी ज़्यादा तेज था और पहले ही अपने मूवमेंट स्पेल से आगे बढ़ चुका था। वो कुख्यात सैंड टाइगर का सामना करने का भी इंतज़ार नहीं कर सकता था। अरे तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला, वो कितना बोल्ड है, आहन ने चिल्लाते हुए कहा। जब कोई वॉरियर लेवल बीस्ट को देखता तो बाकी मैजिशियंस अपनी पैंट गीली कर देते थे। उसने कभी किसी को समीर की तरह भागते हुए नहीं देखा था, या कम से कम वो खुद भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मज़े से लड़ो, लेकिन ब्लड स्वीट पर नज़र रखना। जब सिचुएशन गंभीर होती है तो उसकी बॉडी एक्सक्रेट हो जाएगी। ये साइन है कि बीस्ट निडर होने वाला है। एक आखिरी अटैक के एफर्ट के लिए मत मरना, छुटकी ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा। समीर लड़ने के लिए अधीर व्यक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल था। एक्चुअली वो कुछ हद तक आदर्श की पर्सनैलिटी से अफेक्टेड था। पूरी तरह से निडर और स्मॉल ट्रिक्स के साथ स्मार्ट, फिर भी ओवरऑल इतना इंटेलिजेंट नहीं। उसने सैंड टाइगर पर दहाड़ के साथ चार्ज किया, भले ही वो केवल 50 मीटर दूर था। खतरनाक दिखने वाला सैंड टाइगर लगभग 4 मीटर लंबा था और उसके कंधे ऊंचे थे।
मानो उसकी स्किन से हड्डियां निकल रही हो। इसके अंग स्विफ्ट स्टार वुल्फ से काफ़ी स्ट्रांग थे और इसके पंजे शार्प और पावरफुल थे। रेत के रंग के बालों से ढका एक भयंकर सिर आगे की ओर झुक गया। सैंड टाइगर ने समीर को देखा। उसकी टकटकी संदेह के संकेत के साथ टिमटिमाती हुई लग रही थी। शायद सैंड टाइगर कई सालों से इस एरिया के आसपास अपना शिकार कर रहा था, फिर भी उसने कभी भी किसी इंसान को एक्साइटेडली उसकी ओर दौड़ते हुए नहीं दिखा था। क्या उसे इसके बजाय अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागना चाहिए? सैंड टाइगर के पास कुछ दिमाग था। जब उसे एहसास हुआ कि वो इंसान उससे नहीं डरता है और उससे लड़ने की हिम्मत भी करता है, तो अंत में उसने एक जोर की दहाड़ लगाई और दुबले पतले इंसान पर झपट पड़ा। इंसान के पास ज़्यादा मांस नहीं था, लेकिन टाइगर को उसकी हड्डियों को चबाने में कोई दिक्कत नहीं थी। सैंड टाइगर का एक्सप्लोजिवनेस अंदाज काफ़ी चौंकाने वाला था। इसने अपने अंगों को फैला दिया और आगे की ओर लपका, जिससे इसके पीछे रेत उड़ने लगी। सैंड टाइगर अपने पीछे उड़ती रेत को छोड़ते हुए एक लाल शेडो में बदल गया और सीधे समीर के सामने आ गया। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे बताया गया था कि सैंड टाइगर्स को रेगिस्तान में जंगली और भयंकर डिमन बीस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक्सप्लोसिवनेस इतनी आउटस्टैंडिंग होगी। एक वॉरियर लेवल बीस्ट के खिलाफ लड़ते समय समीर के लिए 50 मीटर मिनिमम सेफ डिस्टेंस थी। इससे उसे रिएक्ट करने और अपने स्पेल्स कास्ट करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान उसने कभी भी किसी वॉरियर लेवल बीस्ट को इतनी दूरी पर उसे पछाड़ने का मौका नहीं दिया था। हालांकि सैंड टाइगर जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा तेज था। लकीली वो एक वेल ट्रेंड बैटलमेज था। पास्ट के अनगिनत खतरनाक मिशनों ने उसे उस समय शांत रहने की एबिलिटी दी थी जब उसकी ज़िंदगी खतरे में थी। उसने विंड ट्रैक और अर्थवेव को एक साथ कास्ट किया। एक पावरफुल झोंका आगे की ओर बह गया और अपने पीछे एक क्लियर ट्रेल छोड़ दिया। झोंका समीर को तेज़ी से बाएं ओर ले गया। इस बीच वो अपने पैरों के नीचे की रेत को कंट्रोल करके अपना स्पॉट चेंज कर रहा था और अपने मूवमेंट को फास्ट कर रहा था। भले ही सैंड टाइगर क्रूर था, आउटस्टैंडिंग एक्सप्लोसिवनेस के साथ, ये स्विफ्ट स्टार वुल्फ की तरफ फुर्तीला नहीं था और तेज़ी से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता था। उछाल से चूकने के बाद उसका शरीर काफ़ी दूर खिसक गया और जब तक वो पलटा वो फिर से समीर से 50 मीटर दूर था। उसने एक बार फिर से अपनी ताकत इकट्ठा की और उसी स्पीड से समीर की ओर धराशायी हो गया। हालांकि उसने ये नहीं देखा कि उसके पैरों के नीचे की रेत पहले ही रंग बदल चुकी है। थोड़ी चिपचिपाहट के साथ रेत भूरी हो गई थी। रेत की पहाड़ी नीचे डूबने लगी और रेत लहराती हुई एक गहरे छेद में बह रही थी। समीर और सैंड टाइगर के बीच एक क्लियर क्विकसैंड होल के रूप में सैंड हिल धीरे धीरे तेज होता गया, जो तेजी से आकार में बढ़ रहा था। जब सूखी रेत गीली हो गई तो सैंड टाइगर के अंग उसमें धंस गए, जिससे उसे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। वो उसी फोर्स से दौड़ रहा था, फिर भी उसे उतनी ही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगा। रेत की चिपचिपाहट ने क्लियरली सैंड टाइगर को धीमा कर दिया था। इसके अलावा जैसे जैसे सैंड हिल गिरना जारी रहा, यह अब सैंड टाइगर के मूवमेंट में बाधा डालने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि इसे क्विकसैंड के सेंटर में खींचना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि यह आदमी लापरवाह हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली एक क्विकसैंड ट्रैप बिछा रहा था और उसमें कूदने के लिए सैंड टाइगर को फुसला रहा था। आहान फाइट देखते हुए मुस्कुराया। सैंड टाइगर के बारे में सबसे ज़्यादा डरावना हिस्सा एक्सप्लोसिवनेस था, जो उसके दुश्मन को सरप्राइज कर सकता था, और वॉयलेंट उछाल जिसे कोई अच्छी तरह से तैयार होने पर भी चकमा नहीं दे सकता था। समीर ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया था और सैंड टाइगर को क्विक सैंड में उतरने के लिए ट्रिक किया था। भले ही वो अकेले बीस्ट को रेत के नीचे दफनाने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन इसने ग्रुप के लिए क्रूर बीस्ट के खतरे को काफ़ी कम कर दिया था। समीर की लड़ाई शुरू करने के साथ आदर्श और साधिका भी लड़ाई में शामिल हो गए। एक और साधिका, जिसका प्राइमरी एलिमेंट अर्थ था, उसने चालाकी से एक रॉक बैरियर को क्विक सैंड गड्ढे के ऊपर कास्ट किया, जहां से सैंड टाइगर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रॉक बैरियर ने सैंड टाइगर को बैरियर से बहने वाली रेत के अंदर रखा।